नमस्कार दोस्तों। जो हमारी आईटी लॉ की केस सीरीज चल रही है, इसमें आज के जो केस रहने वाले हैं यूनिट नंबर 5 है इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटी। पहले मैं आपको इसको कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ। जो बात करता है इंटरमीडिएरी, इन लोगों का काम क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, इंटरमीडिएरी मतलब कि किसी के बीच के। इन लोगों का काम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कराने का होता है। जैसे कि अगर आप लोग फ़ोनपे यूज़ करते हो, आप उसमें फ़ोनपे से जब हम पेमेंट करते हैं ना, पेमेंट करने वाला मैं हूँ। अगर मैं अपना बिजली का बिल भर रहा हूँ अगर फ़ोनपे से, तो जिसको रिसीव हो रहा है एक वो पार्टी है। बीच में एक फ़ोनपे एक एजेंट है जो अपनी एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। ये लोग इंटरमीडिएरी होते हैं। तो इनकी क्या लाइबिलिटी होती है और इनके पास क्या इम्यूनिटी होती है, वो हम आज इस सेक्शंस में, इस केसेस में डील करने वाले हैं। आपको इंटरमीडिएट का एग्जांपल समझ आ गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं आपकी लाइफ में, हर जगह आते हैं। फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो। अगर मैं कोई फेसबुक के ऊपर कुछ गलत पोस्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए अगर कुछ गलत लिखता हूँ, तो उसमें जिम्मेदारी क्या मेरी आएगी या इस फेसबुक की भी आएगी जिसने उस पोस्ट को डाल रखा है और उसको नहीं हटाया, अगर उसको पता भी चल गया तो। ये हम इस चीज़ में आज डील करेंगे। तो इंटरमीडिएट की जो डेफिनेशन दी गई है वो हमारे आईटी एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लोज 1 सब क्लोज W में दी गई है। उस डेफिनेशन को जब हम पढ़ेंगे तो वो यही बात करता है, with respect to any particular electronic records means any person who on behalf of another person receive, store, transmit that record। मतलब कि बेसिकली कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जो प्रोवाइड कराने का काम करता है, उसे हम इंटरमीडिएट में काउंट करते हैं। इनको जो प्रोटेक्शन दी गई है वो हमारे आईटी एक्ट के सेक्शन 79 में दी गई है। सेक्शन 79 2009 से पहले अमेंड हुआ, 2009 के बाद एक अमेंड हुआ है। मगर सेक्शन 79 जब हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएट के पास क्या क्या इम्यूनिटीज़ उनको मिलती है। अगर कोई भी चीज़ अगर पोस्ट की जाती है तो इसमें उनको इतनी इम्यूनिटी दी गई है कि उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79। मगर इसका जो सेक्शन 79 का क्लोज 3 है वो बात करता है कि इनकी भी कोई एक जिम्मेदारी है कि अगर इनको कोई रिपोर्ट करता है कि भाई आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू कुछ गलत ऑप्शन पब्लिश किया गया है, कुछ ऐसा मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि जो गलत है, तो इनकी ड्यूटी बनती है उसको रिपोर्ट करके उसको वहाँ से हटा लेना। अगर ये तब भी नहीं हटाते हैं तो इस केस में इनकी एक लाइबिलिटी बनती है और ये जिम्मेदार है उस चीज़ को देने के लिए। ये हम सेक्शन 79 में देखते हैं क्लोज 3 में। तो इसको जब हम बात करते हैं, आप लोगों ने, मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था एक केस श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें श्रेया सिंघल के द्वारा रिट पिटीशन के थ्रू बहुत सारे आईटी लॉज के जो एक्ट से उनको चैलेंज किया गया था। तो इसमें 79 को भी चैलेंज किया गया था, क्या ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में बोला था कि जो सेक्शन 79 है इंटरमीडिएटरी की जो लाइबिलिटी है उसको हटाता है, बट पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि सेक्शन 79 का क्लोज 3 इंटरमीडिएट के ऊपर जिम्मेदारी इस्टेब्लिश करता है कि भाई अगर आपको कोई चीज़ रिपोर्ट की गई है कि ये गलत है, ऑफेंसिव है, तो इसको आपको अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा। और अगर कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है या प्रॉपर कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसने आपको रिपोर्ट किया कि भाई आप इसको हटा दीजिए, तब भी आप नहीं हटाते हो, तो उस केस में इनकी भी लाइबिलिटी बनती है। और ये जो टाइम पीरियड दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, वो दिया जाता है 36 घंटे का, कि 36 घंटे के अंदर आप इसको अपने प्लेटफॉर्म से हटा लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड किया जाएगा, क्रिमिनल केस। एक केस तो इसमें हमारा मैंने आपको बता दिया, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक केस दिया हुआ है हमारा गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मैसर्स विशाखा इंडस्ट्री लिमिटेड। इस वाले केस में क्या हुआ था, ये जो गूगल था, इनकी एक अपनी वेबसाइट थी और एक बंदा था वो ब्लॉग लिखता था, तो वो ब्लॉग इसके ऊपर डालता था गूगल के ऊपर लिख के। तो उस वाले केस में जो वो ब्लॉग डालता था बंदा, उसने कुछ बहुत गंदे तरीके से ब्लॉग डाले, कुछ गाली गलौज करी जो डेफामेटरी था रेस्पोंडेंट के लिए। तो रेस्पोंडेंट ने अपेलेंट को भी पार्टी बना के कोर्ट में ले आया। तो अब अपेलेंट यहाँ पर आया है कि भाई मेरे खिलाफ जो केस दिया जाए ना, उसको क्वैश कर दिया जाए, क्योंकि मैं तो सेक्शन 79 में प्रोटेक्ट हूँ, मेरे को इम्यूनिटी मिली हुई है। तो मगर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब ये जो सेक्शन 79 है ना, जो आपको इम्यूनिटी की बात करते हो, ये 2009 के बाद मिली है, इससे पहले आपको कोई इम्यूनिटी नहीं थी। तो जो आपका केस है ये 2009 से पहले का चला आ रहा है, तो आप ये रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का नहीं है सेक्शन 79। तो इस वाले केस में आपकी जिम्मेदारी बनती है। और जो अपेलेंट था, जो गूगल कंपनी थी, उनके खिलाफ ऑर्डर पास किया गया, उनके ऊपर कोस्ट लगाई गई और उनकी जो अपील को डिसमिस कर दिया गया।
इसमें एक केस और दिया हुआ है हमारा, व्यक्ति विकास केंद्र इंडियन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस जितेंद्र बग्गा। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से थे कि इस केस में जो ये एपेलेंट कंपनी है हमारी, व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया पब्लिक वर्सेस जितेंद्र बग्गा। जितेंद्र बग्गा एक ब्लॉगर था और वो कुछ ब्लॉग लिखता था। ब्लॉग जिस वेबसाइट के ऊपर लिखता था वो गूगल थी। उसके ऊपर जब ब्लॉग लिखे गए तो उन्होंने इनको पार्टी बना के केस डाल दिया, डैमेजेस मांगे और बोला कि इंजंक्शन लगाया जाए। तो कोर्ट के सामने इशू ये था, क्या भाई ये जो इंटरमीडिएटरी है गूगल है जिसके ऊपर ब्लॉग लिखे गए, क्या इनको इम्यूनिटी दी जाए या नहीं दी जाए। तो कोर्ट ने बोला कि भाई सेक्शन 79 क्लोज 1 और 2 को जब हम पढ़ते हैं तो इनके पास इम्यूनिटी है, मगर क्लोज 3 अगर इनको हम कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई 36 घंटे के अंदर भी आप इसको अपने प्लेटफॉर्म से हटा लीजिए कि जो उसने डेरोगेटरी ब्लॉग्स लिखे हैं रेस्पोंडेंट ने एपेलेंट कंपनी के खिलाफ, वो तब भी नहीं हटाता है, तो उस केस में इनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देन वो केस सेक्शन 79 क्लोज 3 में फॉल करेगा। इसमें एक केस हो रहा है हमारा जिसका टाइटल है माई स्पेस वर्सेस सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री लिमिटेड। ये केस मैंने आपको साइबर स्पेस पढ़ाते हुए भी बताया था। इस केस में बेसिकली हुआ क्या था, ये जो रेस्पोंडेंट है एक कंपनी थी कैसेट्स वगैरह की इंडिया में ऑपरेट करती थी, और जो एपेलेंट है एक ये कंपनी थी जो कि आपकी यूएसए में ऑपरेट करती थी। दोनों की जुरिडिक्शन में जब इशू आया था, मैंने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट में मैटर डाल दिया, कंपनी एक यूएसए की है और दूसरी इंडिया में कर रही है, उसने दिल्ली हाईकोर्ट में केस बना के डाल दिया कि जुरिडिक्शन का इशू था। मगर इस वाले केस में क्या ये जो इंटरमीडिएटरी वाले फॉल करता है, यानी उनकी क्या इम्यूनिटी है, क्या लायबिलिटी इनको दी गई है, इसलिए ये केस इस वाली यूनिट में दिया गया है। तो केस के फैक्ट्स तो वही है जो कि मैंने आपको पहले बताए थे कि भाई जो रेस्पोंडेंट है अपनी एक कंपनी रन करता था, म्यूजिक वगैरह में लोग डील करते थे, और जो एपेलेंट है ये सोशल मीडियाज़ वगैरह हैंडल करता था और कुछ वीडियोज़ को कॉपी पेस्ट करके डाला करते थे। तो इस केस में रेस्पोंडेंट कंपनी ने इनके खिलाफ जो केस डाला कि भाई हमारे कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, ये सारे केस डालते हुए इन्फ्रिंजमेंट परमानेंट इंजंक्शन इनके खिलाफ मांगी थी। तो ये जो रेस्पोंडेंट उस वाले केस का रेस्पोंडेंट था जो इस वाले केस में अपेलेंट है, जब कोर्ट में पहुंचा तो इसका कहना सिर्फ ये था कि भाई मैं तो इंटरमीडिएटरी हूँ, मेरे को ऊपर क्यों लायबिलिटी इस्टेब्लिश की जा रही है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड को अच्छे से एनालाइज किया कि क्या नॉलेज होना और अवेयरनेस होना दोनों में फ़र्क होता है या नहीं होता। कोर्ट ने ये माना टू अट्रैक्ट लायबिलिटी फॉर सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट माई स्पेस शुड हैव एक्चुअल नॉलेज एंड नॉट मेयर अवेयरनेस ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट। कि अगर माई स्पेस जो इस केस में अपेलेंट है अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए थी, मतलब कि मेंस लिया होना चाहिए था, तभी हम उसको इस केस में फॉल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कि उसे सिर्फ अवेयरनेस था कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है, वही काफ़ी नहीं था, उसको एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए थी कि ऐसी ऐसी कंपनी है जो इन सारी चीज़ों में कैसेट्स बनाती है, गाने बनाती है, अगर मैं उसका गलत कर रहा हूँ और मुझे नॉलेज है कि भाई ये मेरा गाना नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको और मैं किसी का गाना इसमें कॉपी पेस्ट करके डालना चाहूँ, तो मुझे पता होना चाहिए, अगर मुझे नॉलेज है कि भाई ये गाना मेरा नहीं है और मैं इसको बिना उसकी परमिशन से ले रहा हूँ तो इसमें वो कॉपीराइट का केस डाल सकता है, मगर मुझे इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के ये केस इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, ये कहना था कोर्ट का इस वाले केस में। तो जो अपेलेंट था उसकी अपील को अलाउ कर दिया गया। तो इस यूनिट में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।